तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की कहानियों के बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे कहने या ना कहने से कुछ भी नहीं होता, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ भी आपको सुनाऊँ। बस आप यूँ समझिए कि ये सारी कहानियाँ आप लोगों की ही कहानियाँ हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ, तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए अब जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और आराम से सुनते रहिए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मैं यूपी का रहने वाला हूं। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे मेरी नानी ने बताई थी जब हम बचपन में छोटे थे। हम अक्सर नानी के घर जाया करते थे। हम सब रात में बैठकर आपस में बहुत बातें किया करते थे। हमें बचपन से ही भूतों की कहानियां सुनना बेहद पसंद था। इसीलिए हम नानी से अक्सर ये कहते थे कि नानी, हमें भूतों की कहानियां सुनाओ। पहले तो वो हमेशा मना कर देती थी, पर हमारी बहुत जिद करने के बाद उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ती थी। आपको एक बात बताऊं, वैसे तो मेरे पास नानी की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उनमें से मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो बात आज से लगभग 50 साल पुरानी है, जब गांव में बहुत कम डेवलप हुआ था। उन दिनों यूं समझिए इतनी लाइट भी नहीं आती थी, और तो और ये बात गर्मियों की है। एक बार की बात है, मेरे मामा अपने खेतों में सो रहे थे, क्योंकि उस टाइम चोर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। उस वक्त उन्होंने गन्ने उगाए हुए थे, जो कि ठीक उसी दिन के अगले दिन मील पर लेकर जाने थे। मामा करीब 9 बजे तक खाना खा पीकर खेतों की ओर चले गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपना सारा काम खत्म किया और आराम से चारपाई पर लेट गए। उस वक्त तक 12 या 1 बज चुका होगा। वो ठीक आधी नींद में ही थे कि अचानक उन्हें किसी के पैरों की चलने की आवाज़ आई। उन्हें लगा शायद कोई चोर होगा। वो एकदम से उठे और देखने लगे। पहले तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उन्हें कुछ दिखाई दिया। देखने में वो दूर से किसी कुत्ते जैसा लग रहा था, लेकिन वो कुत्ता उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। धीरे धीरे वो उनके पास आ रहा था। वो कुत्ते जैसी दिखने वाली चीज एक सूअर का रूप लेने लगी। मतलब वो साइज से ज्यादा बढ़ गया था, और तो और वो जैसे जैसे उनके पास आ रहा था, साइज लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उस टाइम वो तकरीबन 50 कदम की दूरी पर था। धीरे धीरे आकार फिर से बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वो अपने 2 पैरों पर चलने लगा। दोस्तों, मामा बहुत हिम्मत वाले थे। वो एक बार को तो इस चीज से डरे नहीं, लेकिन जैसे ही उन्हें उसकी धुंधली सी परछाई जैसा आकार दिखा, तो अचानक उनके दिल में एक डर सा बैठ गया। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसकी तरफ देख पाए। हालत इतनी खराब हो गई कि उनके पैरों में ताकत नहीं रही। वो भागने की सोचकर भी भाग नहीं पाए। बस कुछ ही सेकंड बाद वो परछाई जैसी चीज उनकी चारपाई के पास आ गई। वो चुपचाप डर के मारे दूसरी साइड सोने का नाटक करने लगे। उन्हें उस चीज की सांस साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोस्तों, उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वो जो कुछ भी था, वो चुपचाप उनकी चारपाई पर लेट गया। साथ ही आपको एक और बात बता दूं, मेरे मामा बहुत हट्टे कट्टे थे। उन्हें लगभग सोते हुए महसूस हो रहा था कि उस चीज का साइज उनसे डबल होगा, मतलब बहुत चौड़ा था। वैसे तो चारपाई पर 2 आदमी आराम से सो सकते हैं, लेकिन उस टाइम वो जो भी था, उसने आधी से ज्यादा चारपाई घेर रखी थी। मामा ने बताया था कि उसके शरीर पर बहुत बाल थे, जैसे कि किसी भालू के होते हैं। लेकिन ये सब कुछ कब तक चलता? मामा की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो सोच रहे थे कि शायद आज वो नहीं बचने वाले। खैर, वो थोड़ा सा खिसक गए। साथ ही आपको ये भी बता दूं, जिस खेत में वो सो रहे थे, उससे कुछ ही दूरी हमारे थान के खेत हैं। वो हमारे पूर्वज हैं। वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन मामा का दिमाग काम नहीं कर रहा था, पर जैसे तैसे करके उन्होंने उस थान की तरफ देखा। उन्हें अचानक दिमाग में आया कि उनकी जेब में एक बीड़ी का पैकेट पड़ा है। उन्होंने चुपचाप बहुत ही ध्यान से वो पैकेट निकाला और बीड़ी जला ली। पता नहीं, कहते हैं कि भूत आग से डरते हैं, लेकिन वो नहीं डरा। जैसे ही उन्होंने बीड़ी जलाई, तो अचानक उस चीज ने उन्हें एक जोर से धक्का मारा। अब मामा चारपाई के बिल्कुल कोने पर खिसक गए, लेकिन उन्होंने बीड़ी नहीं छोड़ी। जैसे ही बीड़ी बुझने वाली थी, तो उन्होंने तुरंत ही दूसरी जला ली। दूसरी ओर उस चीज को इससे दिक्कत थी। वो जैसे ही बीड़ी जलाते, तो उन्हें एक बहुत जोर का धक्का लगता। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन्हें चारपाई से नीचे गिराना चाहता था। मामा ने बताया था
कि उसने मुझे कई बार गिराने की कोशिश की। उसके बाल बहुत शार्प थे, बहुत बड़े बड़े, लेकिन एक बार भी मामा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पीछे मुड़कर देख सके कि कैसा दिखता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा खतरनाक बात तो यह है कि यह संघर्ष सुबह तक चला। उन्हें नींद में भी यही लग रहा था कि वो एक धक्का ऐसा मारेगा कि चारपाई से नीचे गिरा देगा। सूरज निकलने वाला था। उन्होंने वो बीड़ी का पैकेट उसी दिन खरीदा था, तो अभी भी उसमें एक बीड़ी और बची हुई थी। वो बीड़ी को हाथ में पकड़े यही सोच रहे थे कि आखिरी बीड़ी है, इसके बाद पता नहीं क्या होगा। वो इस वक्त बस अपने देवी देवताओं को याद कर रहे थे। वो उनसे लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि हे इष्ट देव, मेरी रक्षा करो। उसी बीच उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो उठ रहा है। उनके मन में जो डर था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। वो पीछे मुड़कर देखने ही वाले थे कि तभी उन्हें भारी सी आवाज आई कि जा, छोड़ रहा हूं तुझे। मैं कल रात तुझे मारने आया था, पर तू तो चारपाई पे सो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की तुझे गिरा दूं, मैं तुझे गिरा भी देता, लेकिन तेरे पूर्वज पूरी ताकत लगा रहे थे तुझको बचाने के लिए। तेरे पूर्वजों ने पूरी रात तुझे बचाने की कोशिश करी, उन्होंने तुझे गिरने नहीं दिया। पर अब मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे से तू इतनी रात को मुझे दोबारा दिखा तो बचेगा नहीं। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद उन्हें बहुत खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि शायद उन्हें किसी ने छुआ है। उसी बीच उस चीज ने उसका हाथ इतनी जोर से नोचा कि खून निकल आया। इतना करने के बाद वो गुस्से में वापस जाने लगा। मामा ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि कोई भालू जैसा दो पैरों पर चल रहा है और लगभग दूर जाते जाते वो किसी कुत्ते जैसा बन गया। अब वो चार पैरों में चलता हुआ हवा में कहीं गायब हो गया। ये सब देखने के बाद उनके हाथ का दर्द तो गायब ही हो गया था। मतलब यूं समझिए कि डर का माहौल इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने हाथ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ। देखा तो खून आ रहा था। बस फिर क्या था, वो जल्दी से उठकर घर की तरफ भागे। शायद सुबह के 4:30 बज चुके थे। वो भागकर जैसे ही घर पहुंचे तो दरवाजा पीटने लगे। जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो उन्होंने सबसे पहले पानी मांगा। सबके सब पूछने लगे कि क्या हुआ, ऐसे हड़बड़ाए हुए क्यों हो। घर वालों ने उनके हाथ की चोट को भी देख लिया था। पानी पीने के बाद उन्होंने सबको ये बात बताई। सबके सब एकदम शॉक्ड हो गए और डर भी गए। उनके हाथ का निशान देखकर सबको उनकी बात पर पूरा यकीन आ गया। वो निशान कोई छोटा मोटा निशान नहीं था, वो एक तरह का खरोचा हुआ निशान टाइप का था। खैर, उस दिन के बाद से बहुत दिनों तक वो खेतों पर रात में अकेले कभी नहीं गए। लेकिन ऐसा कब तक होता, इसके कुछ महीनों बाद वो रात में दोबारा जाने लगे। आखिरकार उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। हाँ, पर एक बात थी, उन्होंने अपने खेतों के पास एक छोटा सा कमरा बना लिया था ताकि अंधेरे में बाहर की बजाय वो अंदर सो सके। बस उस दिन के बाद से फिर कभी भी उन्हें यह सब कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन मन में एक सवाल हमेशा चलता रहा कि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो उन्हें यह चीज क्यों दिखाई दी। उन्होंने कई पंडितों, ओझा से पूछा। पता चला कि वो एक जिन्न था जो कि उन पर कई दिनों से नजर बनाए हुए था। वो उस रात तुम्हें मारने के लिए आया था। अगर उस रात तुम चारपाई से नीचे गिर जाते तो शायद नहीं बचते। और हाँ, तुम्हारी बीड़ी जलाने की वजह से उसको बार बार गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो तुझे बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा सच है जिसको इन सभी कहानियां सुनने वालों को जानना चाहिए। दोस्तों, पूर्वज सच में होते हैं, और मैं यूं ही नहीं कह रहा, क्योंकि अब तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूं मैंने पाया है कि सबके घरों में उनके पूर्वजों को पूजा जाता है। कहीं ना कहीं उनकी शक्ति देवताओं जैसी होती है, और तो और उन्हें देवता के बराबर ही पूजा जाता है। बस ये कहानी उन्हीं को ही समर्पित होती है, क्योंकि उनकी वजह से ही मामा जिंदा बच पाए। खैर, इस बात को 50 साल हो गए हैं, और तो और उनके हाथ का निशान मैंने भी देखा है, जो कि तकरीबन 3 इंच का था। दोस्तों, इस कहानी को जब हमने सुना था तो हम बहुत छोटे थे। हालांकि नानी ने हमें और भी बहुत सी कहानियां सुनाई, मगर ये कहानी मुझे सबसे बेस्ट लगी। मैं बस चाहता हूं कि मेरी ये कहानी जल्दी यूट्यूब पर आए ताकि मैं सर को और भी कहानियां भेज सकूं। बस आज की कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं महेश भैया का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं उनकी कहानियाँ 2020 से सुन रहा हूँ। मैंने सर के चैनल की बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, और तो और मैं हर रोज़
रात में उनकी कहानियां सुनकर ही सोता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, थी ना यूनिक कहानी। किसी जमाने में, आज से 50 साल पहले, किसी इंसान के साथ ऐसा भी हुआ होगा, यह भी एक सोचने वाली बात है। हालांकि जिसने ये कहानी भेजी है उनका नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कहानी भेजने वाले की खुद की इच्छा होती है कि वो अपना नाम बताए या नहीं। खैर, ले चलता हूं आपको दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कुशल पांडे है। मैं नेपाल से हूं। मैं सर की कहानियां पिछले 4 सालों से सुन रहा हूं। आजकल हमारे साथ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी ये बात और ये कहानी सबको मालूम चले। दोस्तों, आपको पहले की कुछ बात बताता हूँ। जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया था। हालांकि मैं आपको हॉस्टल का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना आपको बताना चाहूँगा कि मेरा हॉस्टल अस्पताल के पास था। मैंने महसूस किया कि जब भी मैं रात को सोता था तो मेरे सपने हमेशा एक जैसे होते थे। मैं देखता था कि मैं उस अस्पताल में चल रहा था जहाँ हजारों लाशें रखी हुई हैं। ये सपना मेरे साथ हमेशा सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच में होता था। हालांकि मुझे इसके पीछे का कारण तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे परिवार के सदस्य भगवान में बहुत विश्वास करते हैं। शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा होना बंद हो गया। खैर, आपको बात बताता हूँ लॉकडाउन की। ये बात सेकंड लॉकडाउन की है। उस वक्त मेरे घर में सब कुछ अच्छा नहीं था। एक नेगेटिविटी सी महसूस हो रही थी। उन दिनों हमारा घर भी बन रहा था, तो मेरे पिताजी की भी एक फर्नीचर शॉप है। हमारे घर में हमारा एक ड्राइवर भी रहता था जिसका नाम अब्दुल था। घर की हालत देखने के बाद, हम लोगों की बातें सुनने के बाद, एक दिन अब्दुल ने हमसे कहा कि उसके ससुर एक मौलाना है। एक बार आप उनसे मिलकर देखिए, आपके घर की सारी नेगेटिविटी सब कुछ हटा देंगे। पिताजी ने उसकी बात सुनकर उसके ससुर को बुलाया। मौलवी जी ने कहा कि आपके घर में कुछ तो है। ऐसा कहने के बाद उन्होंने एक बकरा और 20,000 रुपये पैसे लिए। घर में देखने के बाद वो कुछ से कुछ और सामान मंगाकर हमारे और पैसे खर्च करवाने लगे। वो छोटे मोटे सामान 2 से 4 हज़ार के पड़े। सब कुछ मुआयना करने के बाद वो हमारे घर से चले गए। उन्होंने बस हमारे घर में मुस्लिम मंत्र की एक फोटो कॉपी चिपका दी। बस वो भाग गया, अभी तक नहीं आया। ऐसा करने के बाद कुछ भी नेगेटिविटी दूर नहीं हुई। लाइफ और भी ज़्यादा खराब हो गई। मेरा तो कुछ भी करने को मन नहीं था। पर खैर, हमने कुछ ही दिनों बाद हमारे घर के पास रहने वाले एक जगरी को बुलाया। अगर आपको जगरी के बारे में नहीं मालूम तो आपको बता दूं कि जिस इंसान के अंदर उनके देवी देवता आते हैं और वो उनके अंदर आकर नाचते हैं तो उन्हें जगरी बोला जाता है। इसकी एक अच्छी सी कहानी सर के चैनल पर भी है, आप जाकर सुन सकते हैं। खैर, उस इंसान ने रुद्राक्ष पहना था। वो हमारे घर की एक जगह पर बैठकर बहुत जोर से हिलने लगा। उसका शरीर बहुत तेजी से वाइब्रेट होने लगा। थोड़ी ही देर में उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में किसी ने तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए काला जादू किया है। और तो उसने ये भी बताया कि वो तुम्हारे घर में रोज आता जाता रहता है, उसी ने काला जादू किया है। इन सब के बाद उन्होंने कहा कि ये 4 किले तुम्हें अपने घर के चारों कॉर्नर में गाड़नी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने एक नारियल भी दिया। कहने लगे कि अभी इस नारियल को भी गाड़ दो और कल सुबह ले जाके शमशान में फेंक देना। याद रहे, जब आप वहां से वापस लौटो तो पीछे मुड़ के मत देखना, और तो और किसी से भी बात मत करना। ये सब करने के बाद जब हम घर पर पहुंचे तो लास्ट में उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन उसको जड़ से नहीं निकाल सकते। मैंने बस उसकी ताकत को कम कर दिया है। 3 महीने के अंदर आपके घर में कोई परेशानी आने वाली थी, लेकिन अब वो परेशानी किसी छोटी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों, 3 महीने बीतने के बाद मेरी माँ का हाथ फ्रैक्चर हो गया। शायद ये दुर्घटना यही होगी जो कि उन्होंने बताई थी। बाकी बात रही काले जादू की, तो वैसे तो हमारे घर और फर्नीचर शॉप में हर रोज कोई ना कोई आता जाता रहता है। अब आप खुद ही सोचिए, हम किसी को भी ब्लेम तो नहीं कर सकते। हालांकि ये बात जकरी को पता थी कि ये सब कुछ किसने किया, पर उन्होंने भी हमें नहीं बताया। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में और भी पता किया। मालूम चला ऐसे कई पुजारी होते हैं जो आपको जानकारी तो देते हैं लेकिन सटीक नाम नहीं बता सकते। उनका ऐसा करना भी सही है, क्योंकि जाने अनजाने में अगर उन्होंने आपको नाम बता दिया तो आप क्या करोगे? आप उसके घर पे जाकर उससे लड़ाई करोगे। ऐसे में पुलिस केस बन सकता है, क्योंकि बिना सबूतों के आपको ही अंदर किया जाएगा। खैर, इस कहानी के जरिए कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि लोगों को पता होने चाहिए। कुछ चीजें
बाहर से भी पता चल जाती हैं, लेकिन हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि कहानी पर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी कुशल पांडे की कहानी। इन्होंने जो कहानी बताया, मैं ठीक आपको मेरे खुद के घर की कहानी बताता हूं। दरअसल 2006 में मेरी बहन की शादी थी। सब लोग शादी में गए हुए थे। घर पर 2-4 औरतें ही थी और कुछ बच्चे। हमारे घर की छत पर खाना बनाने का सामान रखा हुआ था, जिसमें 2 बड़े बड़े पतीले थे, जिसमें 200-250 लोगों का खाना बन सकता है। शादी निपटाने के बाद अगले दिन जब हम घर पर पहुंचे तो मालूम चला कि वो दोनों पतीले कहीं गायब हो गए। ठीक इन्हीं की तरह हमारे यहाँ भी एक पंडित हैं। हम उनके पास गए तो उन्होंने हमसे कहा कि वो पतीले आपकी गली में ही हैं, वो भी ठीक आपके आसपास। बस उन्होंने इतना ही बताया, घर का एड्रेस नहीं बताया। अब दोस्तों आप ही सोचिए, एक पतीले के लिए हम किसी पर भी चोरी का इल्जाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो भी बताया, अब वो सच है या झूठ ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, मगर इनकी कहानी ने मुझे अपना किस्सा बताने पर मजबूर कर दिया। साथ ही साथ इससे यह भी पता चलता है कि कुछ तो चीजें हैं जो हमारे सामने तो हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। खैर, ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं वेस्ट बंगाल के उलुबेरिया सिटी से हूं। बस मैं नाम नहीं बताना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूं कि हमारा पूरा परिवार आपकी वीडियोस देखते हैं। मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूं। मेरा आर्ट्स का चैनल है, मैं उसमें कई स्केचिंग और पेंटिंग करती हूं। खैर, स्टोरी मेरी अम्मी की है। हम 3 बहनें और एक भाई है। हम में से सिर्फ हमारी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। 1 साल पहले एक दिन हमारी अम्मी बहुत चुपचाप रहने लगी। मेरा भाई और छोटी बहन दोनों स्कूल जाते हैं। मैं एमए कर रही थी तो बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सबने नोटिस किया कि अम्मी चुपचाप रहती है। कई बार तो वो चुपचाप रहते रहते अचानक रोने भी लग जाती थी। ये सब देखने के बाद हम डर गए। साथ के साथ ये भी सोच रहे थे कि घर में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, या फिर हम में से किसी ने ऐसी तो कोई गलती नहीं की कि जिसके कारण माँ को रोना है। लेकिन जब भी हम अम्मी से पूछते कि अम्मी क्या हुआ, तो वो चुपचाप रहती। धीरे धीरे वो सारा दिन सोती रहती थी। अम्मी घर का कुछ भी काम नहीं करती। हमने कई सारे डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। परेशान होकर हमने एक मौलाना जी को बुलाया। उनके आते ही माँ अचानक डर गई, अजीब सी आवाज निकालने लगी। मैं तो ये सब देखकर बहुत रोने लगी। माँ को कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा। वो जो कुछ भी था बहुत खतरनाक था। मौलाना ने उससे पूछा कि कौन है तू। माँ ने किसी लड़के का नाम लिया, कहा कि मैं हूं, बस मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मौलाना जी ने कुछ दुआ किए और ताबीज भी दिया। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत कुछ किया। घर के बड़ों ने बाकी सब कुछ नहीं देखने दिया। थोड़ी ही देर बाद माँ बेहोश हो गई। ये सब देखते देखते मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ये सब कुछ मैं नहीं मानती, मैं ये सब अपने घर में नहीं होने दूंगी। आई डोंट बिलीव दिस। दोस्तों, मैंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि मेरी अम्मी नमाज और कुरान डेली पढ़ती है। इसके दोस्तों एक दिन बाद मैंने बहुत रिसर्च किया कि अम्मी को क्या प्रॉब्लम हुई है, अम्मी के सिम्टम क्या है, कैसी कैसी वो हरकतें करती हैं। तब जाकर कहीं मैंने उन्हें एक मेंटल डॉक्टर को दिखाया। अक्सर लोग मेंटल हेल्थ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। कुछ टाइम बाद पता चला कि माँ को डिप्रेशन है। 1 महीने की दवाइयाँ चलने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक है। बाकी कहानी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या हमें हर बार इन सब चीज़ों को होता देख भूतों से जोड़ना सही रहेगा। कई बार डॉक्टर्स भी अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, और मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आपको ऐसी परेशानियां लगती हैं तो बाहर कहीं दिखाने के बाद आप एक बार डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाइए, क्योंकि डॉक्टर का दूसरा नाम भी भगवान ही होता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये कहानी मुझे जिसने भेजी है उन्होंने भी अपना नाम बताने से मना कर दिया। खैर, बहुत अच्छी सीख इन्होंने हम सभी को दी है। दोस्तों, कहानी क्या होती है? कहानी जिंदगी का एक वो पहलू होता है जिसमें कुछ इंटरेस्ट छुपा होता है, जिसमें कुछ अच्छे या बुरे पल होते हैं। उन सबको निकल जाने के बाद जब इंसान आपके सामने खड़ा होकर अपनी आप बीती बताता है तो सामने सुनने वाले को बड़ा मजा आता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। वो बात यह है कि कहानियां सुनना और सुनाना ये तो देश में बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें इन कहानियों से एक अच्छी सीख लेनी चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहता
कि मैंने जो कह दिया वही सत्य है, लेकिन हमें हर किसी के चैनल से एक ऐसी सीख लेनी चाहिए जिससे कि हम सब लोगों का फायदा हो सके। खैर, आप सब लोग बहुत समझदार हैं, इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या ही कहूँ। फिलहाल ले चलता हूँ आपको अगले किस्से की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर शेख और मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और ये कहानी मेरे साथ 2022 में हुई थी। एक दिन सुबह सुबह तकरीबन 9 बजे मुझे मेरे बॉस का कॉल आया। कहने लगे कि कोई नए सेट का काम है। मैंने उनसे कहा ठीक है। उन्होंने मुझे नंबर और एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। उस वक्त मेरे साथ एक 14 साल का हेल्पर था। उसको भी काम करते करते सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था। हम दोनों जैसे ही एड्रेस पर गए तो बाहर एक आंटी खड़ी थी। उस आंटी ने हमें अंदर बुलाया। सच कहूँ तो मैं जैसे ही उस घर के अंदर गया तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था। मतलब माहौल कुछ ऐसा था कि जैसे कमरे में एक छोटा बल्ब जल रहा था और देखने में घर बड़ा भी लग रहा था। अब आप ही सोचिए, जब आप किसी के घर पे जाते हो तो कमरे में रोशनी होना लाजमी है। पर खैर, मैं इससे पहले भी काफ़ी घर में गया हूँ। बस मेरे करियर का ये पहला घर था जो कि मुझे कुछ अलग लगा था। आंटी ने मुझे काम बताया कि मुझे क्या क्या करना है। हम तीसरे नंबर के फ्लोर पर गए। उस बिल्डिंग में मुझे 2 फ्लोर पर काम करना था। पूरा काम देखने के बाद मुझे वहाँ 3 से 4 दिन का समय लगने वाला था, क्योंकि पूरा काम शुरू से करना था। पर खैर, हमें काम की शुरुआत करते हुए 5 मिनट भी ठीक से नहीं हुए थे कि अचानक हमारे मुंह के पास चाय आ गई। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे। आप खुद सोचिए कि उस आंटी ने हमें कितनी बार चाय पिलाई होगी। मैं बताता हूँ, उन्होंने तकरीबन हमें 8 बार चाय पिलाई। और ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें मना नहीं किया, लेकिन वो मना करने के बाद भी बार बार ले आती। हमारा पहला दिन ऐसे ही निकल गया था। जब हम दूसरे दिन पहुंचे तो आंटी कुछ ज़्यादा ही सवाल कर रही थी। वो कहने लगी कि पहले क्या करते थे और आपके घर में कौन कौन है। सच कहूँ तो मैं सोच रहा था कि आंटी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे साथ वाला उस आंटी से पहले दिन से ही डर रहा था। खैर छोड़ो, हमें सबसे ऊपर के फ्लोर में बस 2 कमरों का काम करना था। एक रूम को लॉक लगाया हुआ था, तो मैंने पूछा भी कि आंटी, आपने इस रूम को लॉक किया हुआ है, क्या हमें इसमें काम नहीं करना? आंटी ने कहा कि इस रूम में कोई काम नहीं है। इसके बाद मैंने भी कुछ नहीं पूछा। खैर, आंटी इतना कहकर जा ही रही थी कि मैंने आंटी को आवाज देकर कहा कि आंटी, आज चाय नहीं पिला रहे? दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, आंटी इतने गुस्से में आ गई कि उस टाइम पर मैं भी डर गया। खैर, उनके जाने के बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। ऐसा लगा मानो कि जैसे 2-4 दिन की चाय एक ही दिन पिला दी हो। खैर, काम करते करते जो हमारा बगल वाला रूम था उसमें से बहुत ही अजीब महक आ रही थी। क्या बताऊं, बड़ा अजीब लग रहा था, जैसे कोई जानवर अंदर मरा हुआ हो। वो मुझसे कहने लगा कि भैया, उस आंटी को बोलो कि यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। मैंने उससे कहा कि छोड़ यार, ये साइड जल्दी से खत्म कर दे, मुझे तो ये आंटी ही ठीक नहीं लग रही है। लगभग शाम के 6 बजे होंगे। हम जब घर जा रहे थे तो मैंने देखा कि अंदर से कोई लड़की रेहान को देख रही थी। मैंने सोचा कि छोड़ यार। फिर आंटी ने रेहान को एक बॉक्स दिया। रेहान मना कर रहा था, लेकिन वो आंटी ने जबरदस्ती दे दिया। कहने लगी कि अकेले में खोलना, और हाँ, कल थोड़ा जल्दी आ जाना। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद हम लोग वापस घर आ गए। रात में रेहान का कॉल आया। कहने लगा कि भैया, मैं ये बॉक्स नहीं खोल रहा। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मत खोल, उसको ऐसे ही रहने दे। रेहान ने कहा कि भैया, मैं कल नहीं आऊँगा, मुझे वो आंटी ठीक नहीं लग रही। लेकिन मैंने उससे कहा कि बस एक ही दिन की बात है, फिर वहाँ कौन जाना चाहेगा। मैंने उसे बहुत समझाया, तब जाकर माना। तीसरा दिन था, 29 मार्च, IPL फाइनल था। हम सोचे कि आज जल्दी घर जाएंगे, पर पता नहीं था कि ये सब होने वाला है। आंटी ने आते ही रेहान से पूछा कि बेटा, क्या तुमने वो बॉक्स खोला? रेहान ने कहा नहीं आंटी। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद आंटी एकदम पागल सी हो गई। वो गुस्से में चिल्लाने लगी कि क्यों नहीं खोला, क्या मैंने यूं ही तुझे दिया था? आंटी इतनी तेजी से चिल्लाई कि अंदर से 2 लड़कियां बाहर आ गई। वो पहला दिन था जब मैंने उन दोनों लड़कियों को देखा। वो लड़कियां एकदम शांत, कुछ भी नहीं बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनमें कोई जान ही नहीं है। खैर, 10 मिनट के बाद वो आंटी थोड़ा शांत हो गई। रेहान अभी भी डरा हुआ था। मुझे बोलने लगा कि भैया, मुझे यहाँ से जाना है। आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम ऊपर जा, मुझे रेहान से कुछ काम है, तुम अपना काम खत्म करो, मैं इसको अभी थोड़ी देर में भेजती हूँ।
मैं सोचने लगा कि आखिर रेहान से इसको क्या काम होगा। ना तो मैंने इस घर में कभी किसी आदमी को देखा है, और हाँ, एक चीज़ और मैंने नोट की कि घर में कोई भी भगवान की मूर्ति, यहाँ तक कि फोटोज भी नहीं थी। मैं ठीक सोच रहा था, इसीलिए मुझे वो आंटी ठीक नहीं लग रही थी। एक तो बात बात पर गुस्सा करती है। मन में ख्याल आया कि खैर जाने दो। रेहान कुछ ना बोल सका, वो चुपचाप वहीं खड़ा था और मैं ठीक ऊपर आ गया। 10 या 15 मिनट ही हुए होंगे, आंटी और रेहान ऊपर आ गए। आंटी ने वो लॉक वाला रूम खोला और अंदर गए तो दोनों में थोड़ी ही देर बाद मुझे कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज़ आई। दोस्तों, जब मैंने उस रूम में ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उस रूम के अंदर एक अलग ही मूर्ति थी, लाल कलर की, जिसके ऊपर 2 सींग भी थी। वो आंटी उस मूर्ति की पूजा कर रही थी। एक तरफ रेहान बस खड़ा खड़ा ऐसे देख रहा था जैसे वो रेहान है ही नहीं। मैं उसको आवाज़ दे रहा था लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। दोस्तों, मैं पहली बार डरा। इतने में ही नीचे से वो दोनों लड़कियां ऊपर आई। उन लड़कियों ने जैसे ही मुझे देखा तो वो एकदम शांत हो गई। सच कहूं तो उस रूम में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने तुरंत ही कुरान की आयत पढ़ी और रूम के अंदर गया। मैंने धीरे से रेहान के कंधे पर हाथ रखा और बोला कि चल यहां से। लेकिन रेहान होश में नहीं था। वो आंटी मंत्र पढ़ते पढ़ते मुझे बाहर जा बोल रही थी, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने आयत पढ़ते पढ़ते रेहान को बाहर निकाला और सीधा नीचे भागा। रेहान की पूरी आंखें लाल हो रही थी। उसको देखकर अजीब सा डर लग रहा था। मैंने तुरंत ही बाइक चालू करी और रेहान को आगे बैठाकर सीधा रेहान के घर पर पहुंचा। उसके अम्मा अब्बू पूछने लगे कि क्या हुआ रेहान को। मैंने उनके घर वालों को सब कुछ बताया तो वो भी एकदम से डर गए। वो रेहान को लेकर सीधा मौलाना के पास गए। दोस्तों, इस कहानी को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ क्योंकि ये कहानी बहुत बड़ी है और अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि इसके नेक्स्ट पार्ट लाओ तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। बस आपको इतना कहना चाहूँगा कि एक सच्ची कहानी है जो कि शायद काले जादू की है। और तो और इस कहानी को लिखते हुए मेरे हाथ तक कांप रहे थे। बाकी इसके पार्ट 2 के लिए आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पार्ट 2 सुनने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अभी के लिए चलता हूँ। वैसे मैं आपको सस्पेंस में नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें आगे क्या होगा ये जानने की इच्छा बनी रहे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी ज़मीर शेख की कहानी। कहानी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग थी और मुझे नहीं मालूम था कि इस कहानी को ऐसे ही बीच मझधार में छोड़ देंगे। अक्सर मैं कई लोगों से कहता हूँ कि आप अपनी कहानी मुझे पूरी भेजिए ताकि मैं अच्छे से उसको सुनाकर आप लोगों तक ला सकूं। लेकिन मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं कि मेरे पास कहानियाँ पढ़ने का टाइम ही नहीं रहता। वो तो जब मैं रिकॉर्डिंग की लिस्ट बनाता हूँ तो सबकी कहानियाँ ऐड कर लेता हूँ। पर खैर, इनका सस्पेंस कैसे टूटेगा वो तो हमें अगली कहानी में ही पता चलेगा। फिलहाल मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। साथियों, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन मैं एक कहानी अपनी शेयर करना चाहती हूँ। मैं सर की पुरानी सब्सक्राइबर हूँ। मैं लगातार सर की कहानियाँ सुन रही हूँ, लेकिन आज हिम्मत करके बताऊंगी। बिल्कुल रियल इंसिडेंट है। कहानी आज से 4 साल पुरानी है। हमारे घर के पास एक कॉलोनी है जहाँ 4 लड़के रात के 1 बजे के आसपास जुआ खेल रहे थे। कॉलोनी के पीछे वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो सब लोग 11 बजे तक अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ भी 11 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है। उस रात वो काफ़ी देर तक बैठे रहे और तो और जिस जगह पर वो लोग बैठे थे वहीं पास में एक शमशान घाट था। वैसे तो वहाँ किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन उस रात जो उन लड़कों के साथ हुआ वो कभी भूल नहीं पाएंगे। जुआ खेलते खेलते उन्हें अचानक पायल की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई कॉलोनी की औरत होगी, बस इसीलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो भूल गए कि वो आवाज़ शमशान घाट की तरफ से आ रही थी। जब वो लोग उधर देखने गए तो उन लोगों ने देखा कि औरत ने जो लाल साड़ी पहनी थी एक कब्रिस्तान से उठ रही थी। वो एकदम से खड़ी हो गई। उसे देखकर चारों डर गए। उनमें से 2 लोग भागकर एक ऑटो में छिप गए और बाकी बचे 2 कॉलोनी की छत में चढ़कर छुप गए। उन लोगों का घर कॉलोनी की दूसरी तरफ था जहां ठीक वो चुड़ैल थी। खैर, वो छत में छुपकर उस औरत को देख रहे थे। वो औरत काफी देर तक घूमती रही और तकरीबन 10 मिनट बाद वो अचानक गायब हो गई। ये कहानी मुझे मेरे भाई ने बताई थी। साथ के साथ उसने ये भी बताया कि 3 लड़के रात में 12 बजे के बाद 12 बजे के करीब बर्थडे मनाने पार्क में गए थे। जहां वो पार्क था वहीं पास में हिंदू लोगों को जलाया जाता था।
उन लोगों को गर्मियों के मौसम में भी वहाँ ठंड लग रही थी। खैर, उन्होंने पार्क में केक काटा और फोटो खिंचवाई। घर आने के बाद उनमें से एक की तबीयत खराब हो गई। अचानक से जब सुबह उठकर उन्होंने फोटो देखी तो उन्होंने फोटो में जो देखा, उनकी हालत एकदम खराब हो गई। उन्होंने देखा कि हर फोटो के पीछे एक काले कपड़े पहना इंसान बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा था। और तो और उन 3 लड़कों में से एक लड़का तो 7 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। ये कहानी मेरे भाई को किसी ने बताई थी, जो कि हमारे ही मोहल्ले की है। बाकी आपको कितनी सच लगती है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूं। न जाने कब से इनकी कहानियां सुनते आ रहा हूं। मेरा नाम मोहित है और मैं हिमाचल प्रदेश सोलान डिस्ट्रिक्ट का हूं। आज मैं आपको अपने मामू की आप बीती बताना चाहता हूं। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि मेरे मामू हलवाई का काम करते हैं। एक दिन अपना काम करते करते वो अपनी दुकान से जा रहे थे। टाइम भी काफी ज्यादा हो गया था। रात के तकरीबन 1 बज गए थे। बात दरअसल ये है कि दिवाली के समय कई सारी मिठाइयां बनानी पड़ती है। बस इसी सिलसिले में उन्हें इतनी रात हो गई। खैर, जिस रात वो जा रहे थे उस दिन ढूंगास की रात थी। हिमाचल में होता है कि एक रात ढूंगास की रात होती है, मतलब उस दिन भूत प्रेत की शक्तियां ज्यादा काम करती हैं। मामू साइकिल से घर को जा रहे थे और मेरे मामू को बीड़ी पीने की बहुत आदत है। उन्होंने उस वक्त बीड़ी भी जलाई हुई थी। एक हाथ से हैंडल पकड़े और दूसरे हाथ से बीड़ी लगातार रास्ते को नाप रहे थे। चलते वक्त जैसे ही वो सुनसान रोड से निकले तो अचानक उन्हें एक औरत की पायल की आवाज सुनाई थी। उन्हें लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा। उन्होंने साइकिल की स्पीड बढ़ा दी, पर उन्हें क्या पता था वो पायल की आवाज अब उनसे लिफ्ट मांगने वाली है। मामू के हाथ में बीड़ी थी। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कोई लड़की ऐसे रास्ते में अकेली क्या कर रही है, लेकिन उनके दिल में एक अच्छा इंसान भी जागा। उन्होंने उसे साइकिल पर बैठा लिया। मामू ने दोबारा बीड़ी अपने मुंह से लगाई और साइकिल चलाने लगे। चलते चलते साइकिल की चेन खराब हो गई। उन्होंने लड़की को बोला कि थोड़ी देर उतर जाओ, साइकिल की चेन निकल गई, चढ़ानी पड़ेगी। मामू के बोलते ही लड़की साइकिल से उतर गई, लेकिन जैसे ही मामू झुके तो उन्होंने देखा कि लड़की के पैर उल्टे थे। मामू समझ चुके थे कि वो एक चुड़ैल के चक्कर में पड़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मामू को इतना पता था कि भूत प्रेत आग से डरते हैं। उन्होंने तुरंत ही माचिस निकालकर एक बीड़ी को और जलाया। दोस्तों, उसी वक्त उस लड़की यानी कि उस चुड़ैल ने मामू के हाथ से छीनकर वो बीड़ी फेंक दी। कहने लगी कि इसे मत पियो, मुझे बस जल्दी से अपने साथ ले चलो। मामू को पता था कि थोड़ी ही दूरी पर एक गांव है। वहां पर नेगल के लोग रहते थे जो कि अक्सर आग जलाए रखते थे। मामू ने उस औरत से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तुरंत ही उन्हें बैठने का इशारा किया और साइकिल को बहुत तेजी से चलाया। वो जल्द ही उस गांव के पास पहुंच गए। शुक्र था कि वहां 4 लोग आग जलाए बैठे थे। मामू ने आओ देखा ना था, वो साइकिल इतनी तेज चलाने लगे कि उसने उस औरत की सारी आवाज़ों को इग्नोर कर दिया। दोस्तों, आपको बता दूं, मामू इतना घबरा गए कि उन 4 लोगों के सामने आकर एकदम से बेहोश हो गए। होश में आने के बाद उन चारों ने मामू से कहा, शायद तुमने दारू पी रखी थी, इसीलिए गिरने के कारण बेहोश हो गए। लेकिन जो मामू ने अभी तक देखा था और जो सहते हुए आए थे, वो उनके अलावा कौन जान सकता है। ये बात मामू ने तकरीबन 3 साल तक किसी को नहीं बताई। वो तो एक दिन ऐसे ही घर में खुशी का माहौल था, बच्चे वगैरह आए हुए थे। उसी बीच एक सीरियल चल रहा था, जिसे देखने के बाद मामू ने अपनी कहानी बताई। खैर, हम सब लोगों के लिए तो एक मजाक है, मनोरंजन भी अच्छा हो जाता है। लेकिन मामू ने जब बताया कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वाकई कलेजा बाहर को आ जाता है। बाकी दोस्तों, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ। धन्यवाद।